हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस वीक हमने मार्केट के अंदर कैसे काम किया। कुछ ऐसे ट्रेड थे जिसमें हम नहीं चाहते थे कि अपना लॉस मार्केट के अंदर हो, लेकिन वहां पे मार्केट ने लॉस दिया। और कुछ ऐसे भी ट्रेड थे जिसमें लग नहीं रहा था कि ओवरऑल अपना प्रॉफिट बन पाएगा, लेकिन वहां पे हम काफी अच्छा प्रॉफिट बना के निकले। तो हमें ट्रेड बनाने के पहले और ट्रेड बनाने के बाद थोड़ा पैसेंस रखना पड़ता है और मार्केट के ऊपर छोड़ना पड़ता है। अगर हम सब कुछ अपनी तरफ से डिसाइड करना शुरू कर देंगे ना कि मार्केट के अंदर इस ट्रेड में मेरा ये होगा, इस ट्रेड में ये होगा, तो वो कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने कोई ट्रेड किया, थोड़ा वेट करो, मार्केट को डिसाइड करने दो कि वो आपको प्रॉफिट देगा या फिर आपको वो लॉस देने वाला है। अब देखिए, कभी कभी बड़ा सिंपल होता है मार्केट हमारे लिए। जैसे आपके लिए ये चार्ट है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, फिर उतना ही मार्केट के अंदर सेलिंग आ गया। अब देखिए क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाकर नीचे आता है या फिर नीचे जाकर ऊपर जाता है, तो वहां पे ट्रेडर का माइंडसेट इतना चेंज नहीं हो पाता। कहने का क्या मतलब है कि कुछ लोग यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहां तक हो सकता है वो बाइंग सेलिंग करे, लेकिन यहाँ पे वो टोटल पॉजिटिव हो जाते हैं कि ठीक है अब तो मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन वो यहाँ पे बाय नहीं करेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो बाय कर लेते हैं, ब्रेकआउट हो गया बाय कर लेते हैं। वो चीजें यहाँ पे नहीं देखते। वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे और फिर चाहेंगे कि मार्केट नीचे आए, फिर वो बाय करें और फिर दोबारा से उन्हें पैसा बना के मार्केट दे। ऐसा थिंकिंग होता है। तो जब ऐसा मार्केट में ट्रेडर थिंकिंग बना के बैठा होता है, मार्केट नीचे तो आ जाता है लेकिन वो दोबारा से ऊपर नहीं जाता, और वो यहाँ पे बाय करता है, एवरेज करता है कि मार्केट इस बार ऊपर निकले, इस बार ऊपर निकले, और मार्केट कहीं ना कहीं ज्यादा ही गिर जाता है। तो ऐसे समय में रिटेल का यहाँ पे सेलिंग का ज्यादा पोर्शन बनता नहीं। और इसी चीज का हमने बेनिफिट मार्केट के अंदर उठाया कि मार्केट ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली टर्निंग पॉइंट लिया है। तो यहाँ पे ज्यादा लोग सेल वगैरह नहीं कर पाए होंगे क्योंकि उनका फोकस कहीं ना कहीं बाइंग साइड के लिए होगा, तभी मार्केट के अंदर हमें कंटिन्यूस सेलिंग नजर आ रहा है। तो ऐसे में इन सेलर को हमें टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें गैप अप मिलता है, फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है, इसी मोमेंटम को हम कंटिन्यू फॉलो कर लेंगे। अगले दिन हमें गैप डाउन वगैरह भी देखने मिला, ओपन होती रिजेक्शन वगैरह भी आना शुरू हो चुका था। हमने वहां पे पुट साइड का ट्रेड बनाया और एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करके हम मार्केट से निकल गए। तो काफी जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट बना था। हालांकि थोड़ा सा गैप डाउन ज्यादा था, लेकिन फिर भी मार्केट के अकॉर्डिंग हमने काम किया, तो एक अच्छा खासा हम पैसा बना के निकले। तो ये काफी अच्छा ट्रेड था और बड़ा सिंपल ट्रेड था। हमें साइकोलॉजी ओवरऑल यहाँ पे समझ में आ चुका था। लेकिन कभी कभी देखिए ये सिचुएशन आपको नजर आएगी। यहां पे देखिए मार्केट में आपको क्या नजर आ रहा है? कंटिन्यू सेलिंग है। यहां पे हमने प्लान बना रखा था कि फ्लैट टू गैप डाउन में हम क्या कर लेंगे, मार्केट के साथ ही चलेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठा है, रिट्रेसमेंट वगैरह में भाग गया हुआ या फिर काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठा है, तो इसको मैं अपना टारगेट नहीं बनाना है। तो ऐसे में फ्लैट टू गैप डाउन मार्केट में इसी डायरेक्शन फॉलो किया जा सकता है। गैप अप वगैरह में अपना कोई प्लान यहाँ पे था नहीं। हालांकि मार्केट थोड़ा सा गैप वगैरह दिया, और अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा सा गैप अप ज्यादा ही था। 29 अप्रैल को यहाँ पे हल्का सा गैप अप ज्यादा ही था। हम चाहते थे कि मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन मिले ताकि इसी चार्ट को हम कंटिन्यू फॉलो कर पाए, लेकिन हल्का सा गैप अप ज्यादा था। यहाँ पे हमने कोई प्लान तो नहीं बना रखा था, लेकिन देखने में लग रहा था कि यहाँ पे ज्यादा लोग अपना सेलिंग का पोजीशन होल्ड करके बैठे नहीं होंगे। अब देखिए इस ट्रेड में मुझे बड़ा उम्मीद था कि मेरा प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में गैप अप थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन कोई खास मोमेंटम हो नहीं रहा था। तो मुझे लगा एक छोटी मोटी रेंज बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको गैप अप नजर आ रहा है, सेंसेक्स में गैप अप नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी में हल्का सा गैप अप है, लेकिन इसने ओपन होते गिरना शुरू कर दिया था। तो मैंने तुरंत ट्रेड तो नहीं बनाया, लेकिन जब ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था ना, तब मुझे लगा कि मैं ठीक समझ के बैठा हूं और इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो जैसे ही ये कैंडल आया, तुरंत वहां पे मैंने पुट साइड का ट्रेड बना लिया कि अब यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह होगा, निफ्टी सेंसेक्स में ज्यादा मोमेंटम हो नहीं रहा है, वो साइडवेज रहकर कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम दे देगा, बैंक निफ्टी और अच्छा मोमेंटम करेगा तो मेरा पैसा बन जाएगा। और यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा उम्मीद था कि मार्केट के अंदर मेरा पैसा बनेगा। लेकिन वही प्रॉब्लम है, जहां पे उम्मीद करते हो वहीं पे मार्केट कुछ ना कुछ अलग करता है। तो मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन वो ज्यादा लंबा ना जाकर कहीं ना कहीं फिर से घूम गया और एक अच्छा खासा हमें लॉस वगैरह लेकर मार्केट से जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात नोट रखना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके बैठा रहता कि इन सेलर को तो मार्केट में टारगेट करना ही नहीं है, मैं बैठा रहता हूं, यहां से नहीं तो मार्केट यहां से गिर जाएगा, यहां से नहीं तो यहां से गिर जाएगा, या फिर मैं एवरेज वगैरह करता या फिर बैठा रहता, तो दोनों ही चीजें गलत होती। तो मार्केट को डिसाइड डेफिनेटली करने दो कि वो क्या देने वाला, आपको लॉस देने वाला है या फिर प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन आपको वहां पे गलती क्या नहीं करनी है, बैठे नहीं रहना है। मार्केट ने आपको लॉस दिया, उसको आप स्वीकार करके चले गए, प्रॉफिट दिया, उसको आपने मार्केट के अंदर एग्री किया और आप निकल गए। इस तरीके से अगर आप चीजों को देखोगे तो आपको लॉस ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यहां पे लॉस हुआ,
अगले दिन हमने मार्केट के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो बेनिफिट आपको अगले दिन मिलेगा। अगर आप एक ही दिन के अंदर सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर समस्या आ जाएगी। ट्रेडर मार इसलिए नहीं खाता कि उसे ट्रेड करना नहीं आता। ट्रेडर मार इसलिए खाता है कि वो ट्रेडिंग में बैठा रहता है, वो लॉस में बैठा रहेगा, प्रॉफिट में भी नहीं बैठे रहना चाहिए। आपको लगता है सर प्रॉफिट में तो बैठ ही जाते हैं, बड़े से बड़ा प्रॉफिट बना के जाएंगे। अब आप ये देख लीजिए, अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया, वो बैठा रहा, तो कितना ज्यादा मार्केट घूम गया, लास्ट में उसे क्या मिला? तो एक टाइम के बाद प्रॉफिट, एक टाइम के बाद लॉस को कट करके जाना ही पड़ेगा। यही ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है और इसी तरीके से मार्केट के अंदर काम होता है। तो हालांकि हमें पता था कि गैप अप में मार्केट कुछ डिफरेंट कर सकता है, लेकिन सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग इतनी अच्छी नजर आ रही थी कि निफ्टी और सेंसेक्स में एसएल है नहीं, तो वो मोमेंटम कर नहीं रहा है, तो थोड़ा साइडवेज रखेगा। और यहाँ पे अगर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करके काम करेगा। ब्रेकडाउन तो किया, लेकिन जब मार्केट घूमा तो काफी जबरदस्त तरीके से घूमा और वहां पे मैं लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ा। तो लॉस ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट के अंदर अगले दिन काम करो, उससे अगले दिन काम करो, वो चीजें ज्यादा सही रहती है। एक ट्रेड के पीछे चिपक के मत बैठ जाओ। इसे अगर आप पहले देखोगे तो हमने मार्केट के अंदर देख रखा था कि यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम हुआ है, ठीक है। तो वो सेम साइकोलॉजी यहाँ पे अचानक से मार्केट घूमा है, दूसरा मार्केट ने हल्का फुल्का ब्रेकडाउन करके ऊपर जा रहा है। अगर थोड़े बहुत बायर बैठे भी हैं तो कहीं ना कहीं इनके एसएल 56,000 के नीचे रहने वाले, तो इन बायर को हम टारगेट नहीं बनाना चाहते थे। फ्लैट टू गैप डाउन में हम क्या करना चाहते थे? बाय करना चाहते थे। हाँ, गैप अप में हम मार्केट के अंदर सेलिंग करना चाहते थे कि हाँ हो सकता है बायर को परेशान करने के लिए मार्केट नीचे आ जाए। तो इस तरीके का यहाँ पे अपना एनालिसिस हमने बना रखा था, लेकिन मार्केट हल्का सा गैप डाउन ज्यादा हुआ। लेकिन यहां पर भी एक ही बात समझ में आ रही थी कि मार्केट के अंदर जिस प्रकार की सिचुएशन है, अगर थोड़े बहुत बायर बैठे हुए तो पहले ही निकाल चुका है। तो मार्केट में क्या था, यहां पे एक्सपायरी था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का, ठीक है। तो लगा कि मार्केट ज्यादा मोमेंटम करने वाला है नहीं, मार्केट में ये अपर रेंज रहेगा और ये मार्केट के अंदर लोअर रेंज रहेगा। अगर मार्केट हमें नीचे मिल रहा है तो हम बाय कर लेते हैं। अब देखिए, मुझे इसमें ज्यादा उम्मीद था नहीं मार्केट में कि कितना प्रॉफिट बनाएगा, थोड़ा साइडवेज रहेगा या फिर नहीं रहेगा। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, एक काफी जबरदस्त मोमेंटम और एक बड़ा प्रॉफिट बना के निकले। वही बात है कि आप मार्केट के ऊपर छोड़ दो, आपने रिस्क लिया, थोड़ा मार्केट के ऊपर छोड़ो, वो साइडवेज रहता है, मोमेंटम आता है, मोमेंटम आया तो हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। हाँ, जब आपको लॉस दे तो आप लॉस वगैरह लेकर जाओ, जब आपको प्रॉफिट दे तो आप प्रॉफिट का एंजॉय करो। तो यही होता है मार्केट के अंदर। अगर मैं यहां पर भी बैठा रहता कि नहीं, मैं बैठा रहता हूं, मार्केट को एक रेंज ही बनाना है, मार्केट ऊपर चलता ही जाएगा, तो देखिए क्या हुआ था। यहाँ पे 28 अप्रैल को सेंसेक्स और निफ्टी ज्यादा ही ऊपर चले गए थे, ठीक है। इन्होंने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह निकाल कर भी काम करना शुरू कर दिया था। इसी तरह से अगर आप निफ्टी को देखोगे, 28 अप्रैल को क्लोजिंग प्राइस का क्रॉस करके मार्केट ने काम करना शुरू कर दिया था। तो जब मार्केट घूमा, फिर इतना ज्यादा घूम गया कि बैंक निफ्टी में तो काफी जबरदस्त सेलिंग आ गया। जहां पे लग रहा था कि मार्केट एक छोटी रेंज बनाएगा, उसके बावजूद मार्केट ने इतना बड़ा सेलिंग दे दिया। तो आपको सब कुछ नहीं पता चलेगा मार्केट का, कि ये भी आपको पता चल रहा है, ये भी आपको पता चल रहा है, डाउन साइड का मोमेंटम पता चल रहा है, बाइंग का भी चल रहा है, वो चीजें नहीं पता चलेगी। आपने एक पर्टिकुलर जगह पे रिस्क लिया, पैसा बन गया, निकल गए। हाँ, अगर नहीं बना, जैसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड किया था, थोड़ा वेट किया कि देखते हैं मार्केट ने क्या होगा, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेगा, सब कुछ देखा, लेकिन वहां पे मार्केट ने हमें गलत साबित कर दिया। तो इस तरीके की चीजों से मार्केट के अंदर आपको सीखना है कि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर आप अपने रूल को फॉलो करोगे तो आप बेस्ट मार्केट के अंदर कर पाओगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा था कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है। सेलिंग हुआ, ब्रेकडाउन किया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं ब्रेकडाउन को बड़ा अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहता हूँ कि ब्रेकडाउन करके जब मार्केट ऊपर जाता है तो वहां पे अच्छे ट्रेडर बैठे हो सकते हैं। तो अगले दिन मैंने मार्केट के अंदर बाय का प्लान बना लिया था एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कि अगर मार्केट के अंदर हमें गैप वगैरह देखने को मिलता है तो इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेडर को भगाने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो ये अच्छा चार्ट होता है मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइड को फॉलो करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेंसेक्स और निफ्टी तो ऊपर चले गए। अगर आप देखोगे, ये आपका डेट है 27 अप्रैल, यहाँ पे ना निफ्टी और सेंसेक्स काफी तेजी से ऊपर जा रहे थे। इवन उन्होंने, दोनों के पास राउंड नंबर अवेलेबल था 77,000 का। उन्होंने ब्रेकआउट वगैरह निकालकर डायरेक्टली काम करना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से अगर आप निफ्टी को देखोगे 27 अप्रैल को, तो यहां पर भी डायरेक्टली 24,000 का ब्रेकआउट होकर काम होना शुरू हो चुका था, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में एक ही बात नजर आ रही थी, अगर दो इंडेक्स ने ब्रेकआउट कर दिया है तो थर्ड इंडेक्स जो पीछे रहता है, यानी कि बैंक निफ्टी, वो 56,500 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे थोड़ा वेट किया कि अगर दो इंडेक्स
इसी लेवल का ब्रेकआउट कर चुके हैं, चाहे वो क्लोजिंग प्राइस हो, चाहे वो कोई राउंड नंबर हो, या आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सेटअप कि उसमें क्या होता है, अगर दो इंडेक्स ब्रेकआउट निकाल चुके हैं तो थर्ड इंडेक्स ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। और वही यहाँ पे सेम सिचुएशन हमें नजर आ रही थी कि अगर निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने राउंड नंबर का ब्रेकआउट कर दिया है तो बैंक निफ्टी अपने राउंड नंबर का ब्रेकआउट नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पे हम पॉजिटिव साइड के लिए मार्केट के अंदर बैठे थे, लेकिन अगर दो ब्रेकआउट निकाल चुके तो थर्ड इंडेक्स ब्रेकआउट वगैरह नहीं निकालेगा। इसी बात को समझते हुए जब मार्केट नीचे मिला, क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर जाना शुरू किया, तब जाकर हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया और एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकले। तो ऐसे नहीं कि एक बार हमने चार्ट को देख लिया तो फिर सब कुछ देख लिया। थोड़ा आप सिचुएशन को समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जहां पे आप एंट्री बना रहे हो क्या वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब देखिए मार्केट नीचे आया, फिर अगर रिकवरी करता है तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता था, क्योंकि ये जो ट्रेडर बैठा था उसके अकॉर्डिंग चार्ट पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार निफ्टी और सेंसेक्स ऑलरेडी मोमेंटम कर चुके हैं, दो इंडेक्स में ब्रेकआउट हो चुका है, तो थर्ड इंडेक्स में ब्रेकआउट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे दूसरे लोग बाय कर नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, बैंक निफ्टी में आकर बाय करना शुरू कर देते हैं कि वो इंडेक्स का ब्रेकआउट हो गया तो अब इसमें ब्रेकआउट होगा। अब देखिए थोड़ा बहुत कभी कभी मार्केट कर देता है कि अचानक से रिजेक्शन आया, फिर अचानक से तेजी से ऊपर चला गया, वैसा कुछ करके मार्केट कर सकता है। लेकिन अगर छोटा मोटा मोमेंटम करा तो वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वो फिर से कहीं ना कहीं गिरावट वगैरह करेगा, डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह नहीं निकाल पाएगा। फिर उसने क्या किया, टोटल साइकोलॉजी चेंज किया, फिर जाकर ऊपर निकलना शुरू किया। तो यहाँ पे आपको बाय करने का मौका मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे आप मार्केट के अंदर बाय नहीं कर सकते थे। इसी वजह से हमने समझा कि दो इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट हो चुका है तो थर्ड इंडेक्स में ब्रेकआउट वगैरह नहीं होगा, और वहां पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया और एक ठीक ठाक प्रॉफिट बना के मार्केट से हम निकल गए। तो इस तरीके से इस वीक हमने काम किया। अब एक ट्रेड आप पीछे का भी देख लीजिए, इसमें क्या था, हमने यहाँ पे डिसाइड कर रखा था कि मार्केट के अंदर कंटिन्यू सेलिंग हुआ है, ऐसे में यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, तो मार्केट के अंदर अपना बाय का हमने प्लान बना रखा था कि डाउन साइड यहाँ पे बायर के एसएल है नहीं, सेलर की एसएल यहाँ पे मिलेंगे, तो इनको हम अपना टारगेट बना लेंगे। अब ये ट्रेड इतना अच्छा लग रहा था कि इसमें पैसा बनेगा। एनालिसिस में मैं श्योर हो गया था कि मार्केट के अंदर पैसा बनेगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, मार्केट के अंदर देखिए सेलिंग तो हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह दे रखे थे। दूसरा यहाँ पे क्या था, 56,500 का लेवल था, तो जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठा था उसके एसएल 500 के ऊपर ही रहने वाले थे, और जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा इन सेलर को हम अपना टारगेट बना नहीं सकते थे। तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आया तो सही, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पाया, और जब मार्केट घूमा तो कहीं ना कहीं ज्यादा ही घूम गया, इस वजह से हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ा। लेकिन अगर आप बात करोगे एनालिसिस में, जब मैं यहाँ पे देख रहा था चार्ट को, लग रहा था सब कुछ सही है, लेकिन हमने गलती क्या की थी, हमने 500 के लेवल को मिस किया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड बना रखा है, अब यहां पे जो मर्जी मार्केट करे, आप निकलोगे नहीं जब तक 500 के लेवल का क्रॉस ना हो। और कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मार्केट जाता भी नहीं है। अगर ये चला जाता फिर तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट ने घूमना शुरू किया तो ज्यादा ही घूम गया, तो वहां भी हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ा। तो देखिए लॉस एंड प्रॉफिट आपकी ट्रेडिंग की पार्ट है, और अगर आप ये सोचकर बैठे हो किसी ट्रेड के अंदर कि नहीं नहीं मेरा तो यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा, तो बड़ा गलत है। आप ये सोचकर बैठे हो कि नहीं मेरा तो लॉस ही होता है, वो भी गलत है। सिचुएशन दोनों की बनती है, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट ने आपके अकॉर्डिंग कहाँ से और कब मोमेंटम करना है। कभी कभी क्या होता है, हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही बैठे होते हैं, लेकिन एंट्री गलत बन जाता है, तो फिर वहां पे भी लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ता है। तो सब कुछ सिचुएशन मार्केट के ऊपर छोड़ दो, लेकिन थोड़ा पैसेंस के साथ वेट करो, ठीक है। प्रॉफिट आने का और लॉस में सही टाइम पे निकलने का, अगर ये चीजें आप अपने अंदर डाल देते हो तो फिर मार्केट के अंदर ओवरऑल आप प्रॉफिट में बने रहोगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से बैठे रहोगे कि मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड बना लिया, नहीं इन सेलर को मुझे टारगेट करना है, या मार्केट यहाँ से नहीं तो यहाँ से कवर करेगा, यहाँ से नहीं यहाँ से कवर करेगा, वो चीजें सबसे ज्यादा नुकसान करती है। और मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैंने करके देख लिया। मैं भी एसएल हंटिंग को बड़ी तरीके से फॉलो करता हूँ, तो मैंने इस तरीके को भी फॉलो करके देखा है कि मैं बैठा रहूंगा, एसएल को तो मिलना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जो बैकग्राउंड में साइकोलॉजी होती है ना ट्रेडर की, उसको हम समझ नहीं पाते। जो बड़े ट्रेडर होते हैं उन्हें सब कुछ पता होता है, कैसे पता है वो आप जानते हो, लेकिन हम उस साइकोलॉजी तक पहुंच नहीं पाते, गलती कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ पे रिटेल एंड ट्रेड नहीं बनाया होगा तो प्रॉफिट वाला बुक करके चले गए। 100 बातें होती है, तो अगर हम एक भी बात मिस करेंगे तो अपना ट्रेड गलत जा सकता है। तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब हम गलत हो, यानी कि जब लॉस वगैरह चले, तो अपना ट्रेड वगैरह कट कर जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट के ऊपर छोड़ दो कि आपको क्या देने वाला है।
आप ट्रेड करने वाले बनो, प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट को डिसाइड करने दो। अपने मन में कुछ डिसाइड मत करो कि ये ट्रेड मेरा सही जाएगा। अब ये ट्रेड था ना मेरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एनालिसिस में मैं श्योर था कि इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस हुआ। और जो दूसरा ट्रेड था क्लोजिंग प्राइस वाला, वो भी मुझे बड़ा अच्छा ट्रेड लग रहा था, उसमें लग रहा था कि 100% मेरा प्रॉफिट बनेगा, लेकिन वो भी घूम गया। तो आप ट्रेड करो, बाकी चीजें मार्केट के ऊपर छोड़ दो। हाँ, ज्यादा गलत हो जाओ वहां पे निकल जाओ, वहां पे ऐसे मत बैठा रहो कि यहाँ पे मुझे मार्केट गिरता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एसएल हंटिंग का ये मतलब नहीं होता कि आप बैठे रहो, पता नहीं क्या साइकोलॉजी बना के बैठा हो, कौन कैसे ट्रेडर बैठा हो, उस वजह से हम गलत हो जाते हैं। हाँ, अगर आपकी साइकोलॉजी सही होगी, एसएल हंटिंग आपको मार नहीं खाने देगा। लेकिन कभी कभी हम जो पीछे की साइकोलॉजी होता है, ट्रेडर ने कैसे काम किया, इतने बड़े मोमेंटम में किसने कहाँ पे अपना ट्रेड बनाया, कितनी क्वांटिटी में बनाया, वो चीजें अगर हम कहीं पर भी मिस कर देते हैं तो मे भी हम गलत हो जाएं। इसीलिए एक लॉस का हमने बैरियर बना रखा है, एक लिमिट बना रखी है कि अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे। तो ये आपकी साइकोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, ना ही तो आपको बैठे रहना है। मार्केट आपको गलत साबित कर सकता है। कोशिश करो साइकोलॉजी को जितना समझ पाओ कि यहाँ पे कौन कैसे ट्रेडर काम करके गया, फिर आपको एसएल हंटिंग हेल्पफुल रहेगा। लेकिन एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग इस तरीके से बैठे रहना कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, यहाँ से नहीं तो यहाँ से सही हो जाऊंगा, उसमें मेरा बड़ा नुकसान हुआ है, वो चीजें आपको नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।